हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट वीडियो में। दोस्तों, आज की पॉडकास्ट में जो हमारे साथ मैम है, एक एसडीएम है। मैम से जानते हैं इनकी जर्नी, और आप भी अगर बीपीएससी के एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैम से जानेंगे इनकी जर्नी, मैम कैसे पढ़ते थे और आप मैम की स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप भी अपना रिजल्ट। मैम बहुत बहुत पहले तब बधाई, आपने 70वीं बीपीएससी में रिजल्ट क्रैक किया। थैंक यू सो मच। और मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे जी। मैम, अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम हिमाली राज है। मैंने 70वीं बीपीएससी में 296 रैंक हासिल की है और मेरा चयन बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुआ है। और मैम आप कहाँ से आती हैं? मैं नालंदा ज़िला को बिलोंग करती हूँ। अच्छा। और मतलब बीपीएससी 70th के पहले मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पटना वुमेंस कॉलेज में पढ़ा रही थी। अच्छा मैम, आपकी कौन सी अटैम्प्ट थी? जी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा। 69th मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसमें कि मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा। और 70th मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, जिसमें मैंने सारा क्लियर किया था। तो मैम आप कैसे पढ़ते थे जो आप सेकंड अटेम्प्ट में बीपीएससी क्रैक करके और एसडीएम बनी, इतनी अच्छी पोस्ट? जी, पढ़ने का जो तरीका है वो मेरा सिंपल था और हर स्टेज पे अलग अलग था। जैसे कि जब प्रीलिम्स की तैयारी मैंने स्टार्ट की थी, तो प्रीलिम्स क्योंकि फैक्ट बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा फैक्चुअल डेटा याद करना होता है। तो मैंने प्रीलिम्स के दौरान जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि साइंस, हिस्ट्री, जैसे कि बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। साथ ही साथ मैंने बहुत क्वेश्चंस लगाए थे। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था, मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे प्रीलिम्स के दौरान। और प्रीलिम्स मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज प्रीलिम्स मुझे लगता था, क्योंकि ये टेम्परामेंट का गेम है। दो घंटे आपको अपना टेम्परामेंट मैनेज करना होता है। तो टेस्ट सीरीज़ के दौरान मैंने अपना टेम्परामेंट को बैलेंस रखने का भी कोशिश किया था और उसका भी मैंने प्रैक्टिस किया था। फिर जो सेकंड स्टेज है, जो कि मेंस का स्टेज है, उस स्टेज पे जैसे मेंस में 3 पेपर होता है, एसए का, GS1 और GS2। तो हम एसए के बारे में बताते हैं। तो एसए के लिए हम एसए का प्रैक्टिस किया करते थे, और हम लोग एक ग्रुप बना करके एसए को हर 2-3 दिन पे एक एसए लिखने का प्रैक्टिस करते थे। और GS1 GS2 के लिए भी मैंने बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया है। मैंने बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, ताकि मेरा जो है मतलब मेरा जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छा हो जाए। और इंटरव्यू स्टेज में मैंने मतलब अपने पर्सनालिटी पे काम किया है, और हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ही मॉक पैनल बना करके मॉक इंटरव्यूज़ देते थे और उसका प्रैक्टिस करते थे, ताकि जो पर्सनालिटी जो है वो उस पर काम किया जा सके। मैम, जैसे कि आप बताएं अपने प्रिपरेशन के दौरान बिहार के बारे में पढ़ते थे, बिहार स्पेशल। जी। तो कैसे पढ़ते थे, कहाँ से सोर्स लेते थे? जी हाँ, तो बिहार स्पेशल मैंने क्राउन की जो बुक आती है उससे मैंने कवर किया था बिहार स्पेशल। तो उसका मैंने नोट्स बना लिया था, और उसको मैं रिवाइज करके एग्ज़ाम से पहले जाती थी। और बिहार स्पेशल के लिए जो PYQs है उसको भी मैंने बहुत रेफ़र किया है, क्योंकि जो PYQ है उससे आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैम, जैसे कि आप बताया कि टेस्ट भी लगाते थे, जो अभी 72वीं बीपीएससी का भी देंगे एग्ज़ाम, जी, जो कि 26 जुलाई को होने वाला था, अभी तो डेट कैंसिल हो गया, बट उनको कैसे पढ़ना चाहिए अभी? जो 72nd बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो उन लोग को अभी क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो जितना पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन, मल्टीपल रिविजन्स करने का सजेशन देंगे हम। दूसरा के करंट अफेयर्स को एक्स्ट्रा ध्यान देने का कुछ, क्योंकि लास्ट तक करंट अफेयर्स जो है सबका बचा रह जाता है, तो करंट अफेयर्स को अच्छा प्रिपेयर करने का सलाह देंगे। और तीसरा हम देंगे कि अपना टेम्परामेंट को बैलेंस करें, क्योंकि अगर आपका टेम्परामेंट बैलेंस रहता है तो आप आसान क्वेश्चन जो है गलत नहीं करते हैं, और तब आपका आसान क्वेश्चन जो है जो सही होता है तो आपका अल्टीमेटली पीटी का स्कोर अच्छा हो जाता है। मैम, अभी जो 72वीं बीपीएससी का जो देंगे प्रीलिम्स, वो लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत कम टाइम है तो मैं सेल्फ स्टडी करूँ या टेस्ट सीरीज लगाऊँ, आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए उन्हें? जब अभी क्योंकि 72वीं बीपीएससी में टाइम कम है, तो मुझे लगता है कि अभी सेल्फ स्टडी और जितना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसे मतलब मल्टीपल रिविजन्स उसका करना चाहिए, और जो टेस्ट आप लगा चुके हैं पहले वो टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि लास्ट में अगर टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आता है तो थोड़ा मनोबल गिर जाता है। मैम, जैसा कि आप बता रहे कि करंट अफेयर को पढ़ना चाहिए, आप कहाँ से पढ़ते थे, सोर्स कहाँ से लेते थे करंट अफेयर पढ़ने के लिए?
करंट अफेयर्स के लिए हम तो मतलब रेगुलर मतलब मंथली करंट अफेयर्स कवर करते थे। वो कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट का जो मंथली आता है उसको कवर करते थे हम, क्योंकि लास्ट में साल का बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था तो साल का कंपाइलेशन कवर करते थे। मैम जैसे कि बहुत से लोग एक बार दो बार अटैम्प्ट करते हैं और फेल हो जाते हैं, जैसे कि अभी 17वीं में ही बहुत से लोग फेल होंगे, तो बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं छोड़ देता हूँ बीपीएससी, क्या कहना चाहेंगे? जिन लोग का जो 70th, हाँ जिन 70th में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे डिज़र्विंग लोग हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं था। उन लोग से बस हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपना प्रयास जारी रखें और आप अपना तैयारी जारी रखें और जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ तैयारी पे डिपेंड नहीं करता, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, आपका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा और इसमें देर हो सकता है बट रिज़ल्ट आ जाता है। मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट जरूर जी। आएगा। जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर उन लोग को बीपीएससी करना है तो उनको क्या गाइड करेंगे आप? ये बहुत अच्छी बात है कि कोई अगर ग्रेजुएशन के समय अपना गोल सेट कर ले, ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि आप उस डायरेक्शन में जल्दी से मेहनत कर सकते हैं। तो उन लोग को टाइम मिल जाता है। हाँ जी, यस टाइम मिल जाता है। तो उसके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि वो पहले से ही अपना जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आपका बिहार है, जैसे कि हिस्ट्री है, उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देते हुए अपना पढ़ाई करते हुए चलें, क्योंकि उनके पास समय ज़्यादा है तो वो कम भी पढ़ेंगे तो भी लॉन्ग रन में, लॉन्ग टाइम में उनका काफ़ी अच्छा कवर हो जाएगा। मैम इस बार के जैसे कि रिजल्ट आया, इंग्लिश मीडियम वाले के बहुत ज़्यादा रिजल्ट, हिंदी मीडियम से वो लोग सोचते हैं कि नहीं इंग्लिश मीडियम वाले के बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, मीडियम डिपेंड करता है, इसमें मैटर करता है कि नहीं? ये मतलब काफ़ी बात हो रही है कि इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है 70th में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज मतलब किसी को भी मेंस आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर का प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस करें और क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने का कोशिश करें। तो इससे और बाकी तो जो है वो जो इवैल्यूएटर है उनके हाथ में है कि वो कैसा मार्किंग करते हैं। अब मैम जैसे कि अभी बता रहे थे जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको, तो उनको बस शुरू से आप बताइए, बहुत से लोग के गाइड करने वाले कोई नहीं होता है और आप सेकेंड टाइम में बीपीएससी क्रैक किए तो उनको पीटी से लेके मेन से लेके इंटरव्यू तक पूरा गाइड कीजिए, कैसे करना चाहिए उनको। खुद ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस बीच क्योंकि ग्रेजुएशन का सिलेबस भी काफ़ी होता है तो उस बीच एनसीईआरटी को कवर किया जा सकता है। तो जितना मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ग्रेजुएशन में हैं वो अपना बेस जो है उसको मजबूत करने पे फोकस करें कि बेसिक जो है अपना, जैसे कि ज्योग्राफी है तो उसको एनसीईआरटी कवर किया जा सकता है, हिस्ट्री का आप पूरा अच्छी तरह से एक गो थ्रू कर सकते हैं एनसीईआरटी से। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है बेस जो है वो ग्रेजुएशन में ही तैयार हो जाएगा। और जो लोग तो जब आपका बेस तैयार हो गया तो आफ्टर ग्रेजुएशन आपको बहुत आसानी होगा बीपीएससी का अटेम्प्ट देना आफ्टर ग्रेजुएशन। और मेंस के लिए पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है कि आंसर राइटिंग जो है बहुत बहुत हेल्प करता है। तो मेरा जो मेंस का प्रिपरेशन था वो इस बात पे पूरी तरह से बेस्ड था कि हम मैक्सिमम आंसर का प्रैक्टिस करें, जितना हो सके हम आंसर लिखें, क्वेश्चन के डिमांड को समझें और उसको पूरी तरह से एड्रेस करने का कोशिश करें। तो इस मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना होगा। जो जितना प्रैक्टिस करता है उसका मेंस में उसको इतनी आसानी होती है। जो मेंस आपका आ जाता है उसके बाद आप जो है पर्सनालिटी पे अपने काम करते हैं और इस बीच ग्रेजुएशन में आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करें अगर कोई स्टूडेंट है तो हेजिटेशन ख़त्म होता है, आप अपने बारे में अच्छा जान पाते हैं, अपने विचारों को अच्छे से रख पाते हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से स्पीच हो गया, डिबेट हो गया, इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है पर्सनैलिटी पे काम करने के लिए। मैम जैसा कि आप बता रहे हैं मेंस में अच्छे से लिखना होता है, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू में कम ज़्यादा नंबर मिल सकता है जी, नंबर स्कोर करना होता है इंटरव्यू मेंस में ही जी। तो मेंस जो बहुत नहीं प्रैक्टिस करते हैं आंसर राइटिंग, उनको क्या टिप्स देंगे, कैसे करना चाहिए उनको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? मुझे लगता है कि ये मतलब ये काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में भी कमेंट आया था इस चीज़ को लेकर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग इसका जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं समझ पाते हैं अर्ली स्टेज में। क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तब आपको क्या होगा कि आपका स्पीड भी आएगा, आपको क्वेश्चंस जो है
कम समय में समझने का भी आपको कैपेसिटी बिल्ड करेंगे आप, और उसका डिमांड वो क्या पूछ रहा है तो आप उसको डिमांड को भी एड्रेस करने का आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आंसर राइटिंग जो है टाइम बाउंड मैनर में मुझे लगता है नॉन नेगोशिएबल है, हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए जो मेंस दे रहा है। और मैम इससे कैसे उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, इससे भी तो लिखना होता है जी। इससे के लिए मैंने जो यूपीएससी टॉपर्स कॉपी रहती है मैंने उससे ऐसे वहाँ से मैंने ऐसे पढ़ा, उसको मैंने रेफ़र किया है ऐसे के लिए। दूसरा मैंने मतलब ऐसे बहुत सारे लिखे हैं और हम लोग का एक छोटा सा ग्रुप था फ्रेंड्स का जिसमें कि हम लोग ऐसे लिखते थे और सबमिट करते थे और एक दूसरे का ऐसे एवेलुएट करते थे। तो ये हम लोग ने मतलब एग्ज़ाम से पहले मैंने कई ऐसे लिखे थे और हम लोग आपस में ही उसको इवैल्यूएट करते थे टेस्ट सीरीज़ के अलावा। तो ये मुझे बहुत हेल्प किया क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जो आपके फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप है, वो आपका ऐसे एनालाइज करके आपको क्रिटिकल फीडबैक देते हैं, तो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैम जैसे कि आप बताएं इंटरव्यू के लिए आप लोग आपस में मॉक इंटरव्यू करते थे, तो कैसे क्या करते थे? हाँ, जो हम लोग का ग्रुप था उसमें जब हम लोग इंटरव्यू स्टेज पे गए तो हम लोग मॉक का पैनल बना लिए थे। तो उसमें से किसी एक का इंटरव्यू होता था और बाकी 5 लोग उससे सवाल करते थे और ये टर्न वाइज चलता था हर दिन। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग का ना बोलने का प्रैक्टिस हो गया था और कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो ऑब्वियस क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस हम लोग किए थे। तो ये हम लोग का जो मॉक का पैनल था हम लोग ऑनलाइन ही मॉक आपस में कंडक्ट करते थे फ्रेंड सर्कल का। तो मैम जब आप इंटरव्यू में गए तो आपको सॉरी बोलना पड़ा किसी क्वेश्चन पे? यस, मैंने अपने इंटरव्यू में मैंने एक क्वेश्चन में सॉरी बोला था और हालांकि मेरा जो इंटरव्यू था उसमें मतलब पैनल बहुत सपोर्टिव थे और मेरा काफ़ी मतलब अच्छा इंटरव्यू हुआ था, अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, लेकिन मैंने एक बार सॉरी बोला था। जैसे मैम बता रहे कि सॉरी बोलना पड़ता है, उस टाइम क्या करना चाहिए? जैसे बहुत से लोग इंटरव्यू में सोचते हैं कि ये क्वेश्चन है, पहले ही बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगते हैं, तो खुद को कम कैसे करें? मैं मतलब बिल्कुल इससे सहमत हूँ। मतलब काफ़ी सारा मॉक जब हम लोग मॉक इंटरव्यूज देते थे अलग अलग जगह जाके, तो वहाँ हेजिटेशन हम लोग को भी होता था कि सॉरी बोल रहे हैं तो कुछ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है। लेकिन जो रियल इंटरव्यू होता है वहाँ जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं और वो आपके सॉरी को बिल्कुल माइंड नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि एक जैसे वो सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको कोई बात नहीं पता है तो आप उसको सीधे बोल दें कि सर मुझे ये बात नहीं पता, मुझे इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, और ये आपके नेगेटिव में नहीं जाएगा। और नेगेटिव में लेकिन अगर आप कोई तुक्का ले लें या कुछ मतलब कुछ और आप जवाब देने का कोशिश करें, गेस वर्क करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो नेगेटिव में चला जाता है। तो सॉरी का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। मतलब नहीं आ रहा तो सॉरी बोल दे, खुद से उसका आंसर बनाने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं, जैसे जो मेरे से सवाल था उसके बारे में मुझे बहुत थोड़ी जानकारी थी, तो मैंने उतना बोला। उसके बाद मैंने सर को ये बात बोला कि सर सॉरी सर, मैम थी वो, सॉरी मैम मुझे इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, और उन्होंने फिर अब खुद से ही उन्होंने जानकारी सबको दी फिर कि अच्छा ये ऐसा होता है और ये नेगेटिव में नहीं जाता है। जैसे कि कुछ चीज़ नहीं मालूम है कि सॉरी बोलना पड़ता है, उसमें बोल सकते हैं ऐसा कि ऐसे जाकर देख सकते हैं। हाँ, ये मैंने बोला था और मैंने ये बात बोला था कि सॉरी मैम मुझे इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं, मैं इसके बारे में पढ़ लूँगी। तो उसके बाद जब मैम ने मुझे खुद उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में अवेयर किया, तो फिर मैंने रिप्लाई किया थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम इंटरव्यू में ग्रूमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। इंटरव्यू स्टेज पे आपका ग्रूमिंग, आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं अपने ऊपर। जब आपका इंटरव्यू स्टेज होता है आप हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि क्या मेरा फेशियल एक्सप्रेशन सही है, क्या मैं जो जवाब दे रहा हूँ वो प्लेजेंट वे में मैं जवाब दे पा रहा हूँ कि नहीं। तो इस पर काफ़ी काम करना होता है और इसमें आप मतलब जितने लोग, क्योंकि मेंस क्लियर कर लिए होते हैं, सब कोई इस पर काम करता है और अपना आप को इम्प्रूव करने का कोशिश करता है। मैम बहुत से लोग प्रिपरेशन करते हैं बीपीएससी और एक ही चीज़ में लगे रहते हैं, बैकअप प्लान नहीं रखते, प्लान बी नहीं रखते। क्या आप प्लान बी रखे थे और कैसे जो अभी कर रहे थे उनको रखना चाहिए प्लान? मेरा प्लान बी था क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी, तो मेरा प्लान बी वही था। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इस प्रिपरेशन में एक
एक सॉलिड प्लान बी आदमी को सोच के रखता है तो उससे क्या होता है कि आप ज़्यादा डरते नहीं हैं, आप अटेम्प्ट देते हैं, आपको उतना डर नहीं लगता। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगी कि आप एटलीस्ट अपने प्लान बी को सोच के रखें और उस पर कुछ काम करके रखें कि अपना मेरा कुछ है कि अगर मेरा इधर कुछ नहीं हुआ तो हम कहीं पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेहनत से नहीं, आपका लक भी जो है साथ देना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैम जैसा कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम बहुत से डिमोटिवेट मतलब बहुत से हताश आए हुए कि मुझसे नहीं होता है, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? अगर हुआ तो कैसे खुद को मोटिवेट कर देते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हर जो एस्पिरेंट प्रिपेयर करता है उसके दिमाग में उसके लिए ये लो मोमेंट आता ही आता है। हाँ। उसको ये बात हमेशा ही लगता है कि मेरे से नहीं होगा, या इतना टफ है, इतनी अनसर्टेनिटी है, प्री में नहीं हुआ तो मेंस में नहीं हुआ तो हर स्टेज पे लगता है। और मैं बिल्कुल सेम, मुझे ये सेम फीलिंग था। एक रिज़ल्ट के 1 घंटे पहले तक भी हम बस यही चाह रहे थे कि लिस्ट में बस एक मेरा नाम हो जाए, कोई भी रैंक मिल जाए और एक बस लास्ट लिस्ट में नाम हो। और उन लो मोमेंट्स में आप हमेशा जब आप अपने लो मोमेंट पे जाएंगे फिर आपको याद आएगा कि हम यहाँ पे आए क्यों थे, मैंने स्टार्ट ही क्यों किया था प्रिपरेशन, और उसका सबका अपना अपना रीज़न होगा कि हमको क्यों करना है ये। और जब आपको वो याद आएगा तो फिर से आपको हिम्मत आएगी कि हम ये कर सकते हैं। और मतलब बाकी लोग को भी सुनते हैं, जैसे अपने घर में भी बहुत लोग को हम लोग देखते हैं कि वो लोग भी अपने लाइफ में चैलेंजेस देख रहे हैं, लेकिन गिव अप नहीं करना है। तो ये मेरे साथ ये था कि हम ये सोचे थे कि गिव अप नहीं करना है, चाहे कितना भी हो। अगर मेरा 100% नहीं तो अगर दे सकते हैं आज तो 70% ही सही, लेकिन हम मतलब ऐसा नहीं है कि आज हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे। गिव अप नहीं करना है, मुझे ये लगता है। मैम जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको कोई सा भी रैंक मिल जाए, बट जब आप रिजल्ट देखे और SDM का पोस्ट मिला तो कैसा रिएक्शन था आपकी और आपकी फैमिली की? जब मैंने रिज़ल्ट देखा था तो जब PDF आया हाँ। तो मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम उसका खुद से PDF में नाम सर्च करें। तो हम अपनी बहन को PDF सेंड किए और हम उसको बोले कि तुम रिज़ल्ट देख लो, और अगर रिज़ल्ट नहीं हुआ होगा तो हमको फ़ोन मत करना, और अगर हुआ होगा तो मुझे फ़ोन करना। और फिर मेरी बहन फ़ोन की, मुझे लगता है एक मिनट बाद 1-1.5 मिनट के बाद उसका फ़ोन आया और वो मुझे बोल रही है कि वो मुझे रो रही थी। अच्छा। तो वो मुझे बोली कि दीदी तुम्हारा हो गया है और तुम्हारा ना BS में सिलेक्शन हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। और तो वो रो रही थी, तो फिर हम भी रोने लगे, हाँ काफ़ी इमोशनल हो गए। और फिर हम अपने पापा को फ़ोन किए तो मेरे पापा को लगा कि मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ, हम इसलिए रो रहे हैं। अच्छा। तो मेरे पापा कह रहे हैं कि क्या हुआ, नहीं हुआ है, क्या हुआ? तो हम बोले नहीं हो गया है मेरा सिलेक्शन, मेरा 296 रैंक है। तो कह रहे पहले मुझे रिजल्ट तो बताओ, मुझे पता तो चले कि तुम क्यों रो रहे हो। बट पापा बहुत खुश थे। हाँ पापा मेरे बोले कि मतलब मेरी बहन को देख रहे थे, वो भी रो रही है, हम भी रो रहे हैं, तो उनको लगा कि मेरा नहीं हुआ है शायद। फिर वो बोले अच्छा मतलब ये बात वो सोचने ही वाले थे कि फिर हम बोले कि हो गया है पापा। तो फिर पापा बहुत खुश थे। मतलब सिलेक्शन होने के बाद जो मतलब एग्ज़ाम दिया है उसको तो सिंक इन करने में समय लगता है, लेकिन फैमिली वाले मतलब वो खुश होते हैं तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। मतलब इसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन? हाँ बस मैंने तो इसी चीज़ के लिए हमेशा, जब भी मैं, आपने पूछा ना अभी कि लो मोमेंट पे क्या रहता है, जब भी लो मोमेंट पे आता था तो इन लोग का फेस ध्यान आता था इसीलिए, और तो हमेशा अंदर से हिम्मत आती थी। कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। जी। मैम फिर मम्मी का क्या रिएक्शन था आपको? मेरी मदर नहीं है, और मतलब मुझे उस दिन इस बात का बहुत ज़्यादा अलग से दुख हुआ कि वो नहीं है। मुझे लगता है कि जब से हम लोग उनको देखे थे, जब हम लोग, वो उनका हमेशा से ड्रीम था कि मेरी बेटियां अच्छा करें, मेरे बेटे अच्छा करें। तो और फिर उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम उनको बता नहीं सकते हैं कि हमारा हुआ है सिलेक्शन। तो मुझे उस दिन और बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और दूसरा बात कि मैंने मतलब उनको याद किया उस समय और ग्रैटिट्यूड शो किया उनके प्रति कि मुझे पता है कि आप नहीं हैं मेरे साथ, लेकिन आपका आशीर्वाद है तभी ऐसा रिज़ल्ट हुआ है, वरना मतलब बाकी तो मैं क्या ही कर सकती थी। तो ये थोड़ा एक इमोशनल मोमेंट इसलिए भी था। मैम कहा जाता है कि गर्ल्स की सबसे अच्छी दोस्त माँ होती है,
और आपकी मम्मी भी नहीं थी उस टाइम प्रिपरेशन के दौरान, तो उस टाइम डिमोटिवेट मतलब स्ट्रेस फील होता तो कैसे हैंडल करते थे? मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है, मतलब मेरी मम्मी नहीं है, तो मेरा बहुत सॉलिड सपोर्ट सिस्टम है। मेरी बहन जो है वो मेरी पिलर के तरह है मेरे। तो कभी भी हम लो मोमेंट हुए या मेरा कुछ एग्ज़ाम में गलत हो गया सवाल या कोई परेशान है, तो मेरी बहन हमेशा रहती थी और वो हमेशा बोलती थी कि दीदी तुमसे हो जाएगा, तुम मत परेशान हो, तुम कर लोगी। और पापा मेरे बहुत सपोर्टिव, मेरा जो फैमिली है, मेरा भाई और मेरे फादर और मेरी बहन, ये एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। और ये हम बाकी एस्पिरेंट के फैमिली को भी बोलेंगे कि एस्पिरेंट्स जब पढ़ते हैं तो वो हमेशा लो फेज़ में रहते हैं, उनको सपोर्ट करें। और हम ये बात बोल सकते हैं आपको कि इसीलिए हम लोग पढ़ ही पाए और इतना मतलब फ्री होके, क्योंकि फैमिलीज बहुत सपोर्टिव रही मेरी, बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत से लोग एक दो बार अटेम्प्ट देते फेल हो जाते हैं, फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसे भी फैमिली होती है। उन फैमिली को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा बहुत रिक्वेस्ट है ऐसे फैमिली से कि आप देखें एस्पिरेंट को कि ऐसा वो मेहनत कर रहा है, सब कोई मेहनत कर रहा होता है। और क्योंकि 69th में मेरा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैंने तब भी मेहनत किया ही था। और पापा का मेरे रिएक्शन था कि कोई बात नहीं, अगला इस बार, हाँ। और इस बार भी मेरे फादर ने पहले ये बात, जब हम परेशान होकर उनको फ़ोन करते थे कि पता नहीं क्या होगा, लगता है नहीं होगा ये वो, तो वो मुझे बोलते थे कि नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन वो मुझे बहुत बहुत सपोर्ट, बहुत हिम्मत देता था। मैम आपके प्रिपरेशन के टाइम बहुत से ये डिस्ट्रैक्शन आती हैं, फ़ोन, फैमिलीज़ और त्यौहार, इन सबको कैसे आप हैंडल करते थे? मुझे लगता है कि कोई भी सीरियस एस्पिरेंट होता है ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना सीख लेता है। तो फ़ोन आप जुडिशियसली यूज़ करेंगे कि आप उसको यूज़ करके कुछ अपना मतलब अपने सब्जेक्ट का या एग्ज़ाम का कुछ काम करें। तो डिस्ट्रैक्शन, अगर कोई भी सीरियस स्टूडेंट है तो डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज़ करना चाहेगा और अपने आप को ऐसे लोग के साथ सराउंड करेगा जो कि पॉजिटिव हों और उनसे पॉजिटिव बात करें, जो आप में ट्रस्ट शो करें। तो फ्रेंड सर्कल कैसे रखनी चाहिए एस्पिरेंट को? हाँ, मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स के फ्रेंड सर्कल में हाईली पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोग होना चाहिए। कि अगर आप किसी दिन लो हैं तो आपके फ्रेंड आपको बोले कि अरे कोई बात नहीं, हाँ हो जाएगा। और जिस दिन वो लो है तो आप ये बात बोलें कि नहीं नहीं यार हो जाएगा, मतलब पढ़ते हैं ना, अभी तो यही कर सकते हैं कि पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं। मतलब एक दूसरे को सपोर्ट, हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट, एकदम पिलर की तरह। एक डिमोटिवेट होता है तो अगले को सपोर्ट करना कि नहीं कोई नहीं, इस बार नहीं तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो एस्पिरेंट्स है उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, मेंस में मेंस के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट रहें और हार्ड वर्क करते रहें। हार्ड वर्क करें, स्मार्टली हार्ड वर्क करें। और लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि लड़कियों के पास पढ़ने का लिमिटेड टाइम होता है, तो बिल्कुल समय ना वेस्ट करें और एक्स्ट्रा फोकस होके पढ़ाई करें। और बाकी के पेरेंट्स से मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एस्पिरेंट्स को सपोर्ट करें। और मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे में और कोई भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट में और नॉन सिलेक्टेड में बस यही अंतर है कि जो लक का फैक्टर है वो उनके लिए काम कर गया जो सिलेक्टेड हैं, अदरवाइज़ मेहनत सब करते हैं। तो प्लीज़ आप कंसिस्टेंट रहें, ज़रूर आपका रिज़ल्ट होगा। मतलब देर हो सकता है लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। मैम आप SDM पे रुकना चाहेंगे या UPSC देंगे? मेरा स्टार्ट है अभी जर्नी का, आगे मैं UPSC में बिल्कुल मैं उसको देना चाहूँगी। मैम वंस अगेन बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने थैंक यू कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल पे बहुत थैंक यू सो